नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आप तक हरियाणा की मनोहर सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है और साथ ही हर उस विकास कार्य की जानकारी पहुंचाना भी जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। चंडीगढ़ में 3 दिवसीय आयुर्वेद का महाकुंभ शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस दौरान सीएम ने कहा कि आयुर्वेद सबसे बेहतर चिकित्सा पद्धति है और साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने में हरियाणा सरकार भी अपना अहम योगदान दे रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि देश को हासिल हुई है। आयुर्वेद सहित भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों जिनमें होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा और प्राकृतिक चिकित्सा शामिल हैं। इन पद्धतियों को कुछ ही सालों में ग्लोबल स्तर पर पहुंचाने में मोदी सरकार ने अहम योगदान दिया। वहीं देश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने में हरियाणा का भी अहम योगदान है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम कर रही है। लगातार नए नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं, जिसके चलते गांव-गांव तक आयुर्वेद का लाभ पहुंच रहा है। चंडीगढ़ सेक्टर 46 के धनवंतरी आयुर्वेद कॉलेज में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें आयुर्वेद से जुड़ी कई हस्तियां शामिल हुई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इसके अलावा कार्यक्रम में आयुर्वेद से जुड़े लोग, वैद्य और छात्र और आम लोग पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आयुर्वेद सबसे बेहतर चिकित्सा पद्धति है। एलोपैथी में हम एक बीमारी का इलाज करवाते हैं, दूसरी बीमारी लग जाती है। कुरुक्षेत्र में कृष्णा आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, जिसके लिए 100 एकड़ भूमि मंजूर हो चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आजकल मेडिकल या आयुर्वेद के छात्र खुद को वैद्य कहलाना पसंद नहीं करते, डॉक्टर कहलाना पसंद करते हैं। पहले शिक्षा और चिकित्सा सबको मिलती थी, फिर इसमें पैसे का चलन शुरू हो गया। लोगों को लगने लगा कि अगर पैसे देकर कोई काम करवाया तो बेहतर हो सकता है। हम हरियाणा में आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं। आयुर्वेद आयु बढ़ाने का वेद है। हम 37 लाख परिवारों को अलग अलग योजनाओं के तहत स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। गरीब लोगों के हेल्थ टेस्ट सरकार की ओर से करवाए जा रहे हैं, जिससे बीमारी बढ़ने से पहले ही उसकी पहचान कर उसका इलाज शुरू किया जा सके। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद इस देश में एक समय था पीछे जाता जा रहा था, और इस आयुर्वेद में क्योंकि जो आयुर्वेद का ज्ञाता, आयुर्वेद का पुरोधा उसको वैद्य नाम से बुलाते हैं, जैसा वैद्य जी ने कहा, वही मेरे मन में भी आता है कि आज हमारे नौजवान पढ़ाई करते समय अपने आप को वैद्य कहने से थोड़ा दूरी बनाकर रखते हैं। डॉक्टर कहा जाए तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन वैद्य की ये परंपरा इस देश की प्राचीन परंपरा, हर प्रकार के वैद्य थे, चाहे वो मेडिसिन में थे, चाहे वो शल्य चिकित्सा, हर प्रकार का काम करते थे। और देश के अंदर दो चीजें, चाहे वो चिकित्सा थी या शिक्षा थी, हर किसी व्यक्ति को बिना किसी कंसिडरेशन के, बिना किसी पैसे के वो उपलब्ध होती थी। समाज में एक ऐसा काम माना जाता था कि इससे बड़ा और पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। किसी के शरीर को, स्वास्थ्य को ठीक कर देना, रोगी को निरोगी बना देना और किसी अशिक्षित को शिक्षित कर देना। लेकिन समय बीतता चला गया, पाश्चात्य सभ्यता हावी होती चली गई और पैसे का रोल बहुत बड़ा हो गया। फिर हर चीज
पैसे से उसकी तुलना की जाने लगी। बल्कि समाज में भी एक मान्यता घर कर गई कि जो पैसा देकर के लिया जाए वो अच्छा है, जो मुफ्त में मिले उसका कोई महत्व नहीं है। एक मान्यता घर कर गई। उसमें से कहीं कहीं ये भी लगा कि अगर अच्छी चीज लोगों के मन में बैठाने की अच्छी है तो थोड़ा पैसा इसमें भी जोड़ दो, कोई बात नहीं। शिक्षा में पैसा जुड़ने लग गया, लोग अच्छे अच्छे जाने लग गए। चिकित्सा में भी पैसा जुड़ गया, तब लोग वहां जाने लग गए। प्राइवेट में ज्यादा जाने लग गए क्योंकि प्राइवेट में पैसे का बहुत रोल है, सरकारी में पैसे का रोल है नहीं। बीच में इस रास्ता निकाला उनके कि समन्वय करो। एलोपैथी पर लोग शिफ्ट हो गए, तो एलोपैथी आयुर्वेद इसका समन्वय करो। शुरू में समन्वय करना पड़ेगा, फिर व्यक्ति तुलना करेगा कि मुझे आयुर्वेद का लाभ ज्यादा है या एलोपैथी का ज्यादा है। आज हमारी सबकी मान्यता है कि कम से कम मेडिसिन में, औषधि में आयुर्वेद का मुकाबला नहीं है। आज भले सर्जरी में, शल्य चिकित्सा में हो सकता है हम वो प्राचीन विधि, क्योंकि बहुत सोफिस्टिकेट हो गया, इंस्ट्रूमेंटल हो गया, बहुत डिजिटलाइजेशन हो गया, और अब तो उस प्रकार का शल्य चिकित्सा रहा ही नहीं चीरफाड़ करने का। अब तो सीधा सीधा वो बिना अंदर कुछ डाले हुए भी लेजर से भी चिकित्सा हो जाती है। तो उसमें ठीक है, एलोपैथी बहुत आगे है। लेकिन औषधि, और औषधि में एलोपैथी का तो दुष्प्रभाव बहुत है, साइड इफेक्ट्स बहुत है। आयुर्वेद में कुछ नहीं। कोई भी प्रकार की औषधि आप खाएंगे तो इलाज में जितना रोगी को लाभदायक होगा वो होगा, लेकिन उसकी हानि नहीं है। और ये बहुत बड़ी चीज है। वरना एलोपैथी में देखते हैं एक चीज का इलाज कराते हैं, कुछ दिन तक शायद उसका राहत मिलती है, साइड में कोई साइड इफेक्ट करके दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है, दूसरी का इलाज कराते हैं, तीसरी शुरू हो जाती है, और एक समय ऐसा आता है शरीर के अंदर हालत खराब हो जाती है कि सब कॉम्प्लिकेटेड चीजें खड़ी हो जाती है। तो कॉम्प्लिकेशन आयुर्वेद में नहीं आती हैं। तो इसलिए हमने आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से ऐसे जो स्टेप्स उठाए हैं, उसके अंदर जैसा बताया गया कि हमारा जो श्री कृष्णा आयुर्वेद का कॉलेज होता था कुरुक्षेत्र में, उसको विश्वविद्यालय का रूप दे दिया, 100 एकड़ जमीन अलॉट कर दी है, और वो विश्वविद्यालय काम करना शुरू कर दिया। अभी और उसके अंदर आगे बढ़ना है हमको। अच्छे वाइस चांसलर की बात आपने कही, मेरे भी मन में है। वैद्य जी, मैं चाहता हूं कि कोई एक अच्छा वाइस चांसलर, कम से कम आपके लेवल का, या कोई भी जिसको आप सुझाएंगे हम उसको जरूर मान्यता करें। इसी प्रकार केंद्र सरकार ने भी बहुत महत्व देना शुरू किया है। जैसा गोयल साहब को जानकारी है, पंचकुला में एक NIA, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, इसकी स्थापना की जा रही है। 270 करोड़ रुपए की लागत से 250 बिस्तर का एक बड़ा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जिसको एम्स के बराबर कह सकते हैं, उस लेवल का एक संस्थान बनाया जा रहा है। हरियाणा सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक किसानों को इस ओर प्रोत्साहित करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार की ओर से कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि अब किसान रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं। इसी को लेकर सीएम ने कहा कि एक समय में देश में अनाज की कमी थी और आज हम अनाज एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उत्पादन बढ़ने के साथ साथ इसमें फर्टिलाइजर नाम की एक कमी आ गई, जिससे कई बीमारियां भी फैल रही हैं। हमें अब यू टर्न लेना होगा, हमें प्राकृतिक खेती की ओर जाना होगा। कृषि क्रांति जो एक हरित क्रांति हुई, उसमें अनाज ज्यादा पैदा करो। देश में अनाज की कमी हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि अनाज की कमी, बाहर से अनाज लाने के बजाय 7 दिन में से एक समय भोजन खाना छोड़ दे तो काम चल सकता है। सोमवार की शाम को मुझे याद है, देश के अधिकांश लोगों ने व्रत रखना शुरू कर दिया था सोमवार की शाम को। आज भी कोई बुजुर्ग मिल जाएगा इक्का दुक्का, वो समय था। लेकिन बाद में हरियाणा पंजाब का एक क्षेत्र, हमारे किसान ने मेहनत की, नई विधाएं, अन्न भरपूर
देश के लोगों के पेट तो भरा ही भरा, विदेशों को भेजने लगे। जो इंपोर्ट करते थे हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन एक दोष उसमें आ गया, हमने वो अनाज बढ़ाया केमिकल्स का यूज करके, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जिससे अनाज की उत्पादकता, गुणवत्ता बढ़ गई, गुणवत्ता कम हो गई। कम गुणवत्ता के कारण से शरीर में बीमारियां आने लग गई, कैंसर के रोगी बढ़ गए और तरह तरह के रोग लग गए। अब हमको यू टर्न करना है। यू टर्न करने में दोबारा से प्राकृतिक खेती की ओर जाना है, दोबारा से ऑर्गेनिक, जिसको कह सकते हैं, एक विवाद चल रहा है ऑर्गेनिक प्राकृतिक, इसमें झगड़ा चल रहा है कौन सा करें कौन सा ना करें, तो वो अपने आप जिनको उसमें देखना वो देखेंगे। लेकिन हमको आहार कैसा चाहिए, इसका प्राकृतिक दृष्टि से जो आवश्यक है वही आहार हमको चाहिए। आज लोग चावल बड़े शौक से खाते हैं, गेहूं शौक से खाते हैं, लेकिन जो आहार विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि चावल और गेहूं कम करो। मिलेट ईयर इस साल में प्रधानमंत्री जी 2023 दुनिया भर में मिलेट ईयर के नाम से चल रहा है। मोटा अनाज खाओ, बाजरा खाओ, ज्वार खाओ और तरह तरह क्या क्या चना। तो इस प्रकार के भोजन का जो पहले लोग खाते थे, उनका शरीर उस नाते से हष्ट-पुष्ट रहता था, बलशाली रहता था। और चावल तो इसलिए भी हम डिस्करेज कर रहे हैं, प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो पानी बहुत कम होता जा रहा है। हमारे पानी का संकट, इसको दूर करना है। चावल में सर्वाधिक पानी लगता है सिंचाई के लिए। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि 1 किलो चावल को पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। एक हमारे साइंटिस्ट तो ये जब खोज निकाली तो उन्होंने चावल खाना ही छोड़ दिया कि मैं इतना पानी बर्बाद कर रहा हूं चावल खाते। तो चावल कम करने के लिए हमने योजनाएं बनाई है और चीजें वही करो उसकी जो शरीर के लिए भी लाभदायक हो, पानी भी बचे। ये निरंतर अनुसंधान होते रहे। तो इन अनुसंधानों के कारण से, जैसा मैंने कहा, हमारी प्राचीन विधि बैक टू बेसिक्स। हरियाणा में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए सीएम मनोहर लाल की ओर से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे आयुर्वेद के प्रति लोग जागरूक हों और आयुर्वेद का लाभ प्रदेश की जनता को भी मिल सके, जिसके लिए सरकार ने कई योजनाएं भी चलाई हुई हैं। प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस समस्या का समाधान करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार का खास फोकस युवाओं को रोजगार देने पर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने पर ध्यान आकर्षित करते हुए युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। हरियाणा में सृजित होंगे रोजगार के नए अवसर। हरियाणा के उद्योगों को मिलेंगे ट्रेंड युवा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार प्रदेश के विकास और तरक्की के लिए निरंतर कार्य कर रही है और ये तभी संभव है जब प्रदेश का युवा सक्षम हो। कोई भी युवा बेरोजगार न हो, प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ें, इसी को लेकर प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने स्कूलों के बाहर निजी संस्थानों में पढ़ रहे ट्रेंड युवाओं का रिकॉर्ड एकत्र करने के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को उद्योगों में कौशल की डिमांड के मुताबिक और उनकी वांछित आवश्यकता को पूरा करने के लिए युवाओं को कौशल वृद्धि का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए। सीएम ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को स्कूल के बाहर आंगनबाड़ी केंद्रों, मदरसों में जाने वाले बच्चों की पहचान करने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा और साथ ही साथ राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से गुरुकुल और अन्य निजी संस्थान के बच्चों का भी नियमित रूप से डेटा अपडेट और अपलोड करने के निर्देश दिए। सरकार ने वैसे तो बहुत बढ़ चढ़कर काम किया हुआ है। बाकी हरियाणा सरकार में हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं खट्टर जी, उन्होंने अपने श्रम का जो इतने भी आला अधिकारी हैं
उनको ये दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि जो भी अपने कर्मचारी है, जो भी युवा बेरोजगार हैं, उनको एक उच्च शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि उनको अपने कौशल के हिसाब से, जैसे उनके कौशल है उसके हिसाब से उनको कार्यश्रेणी में बांटा जाएगा, उनको कार्य मिलेगा। तो क्या कहना चाहोगे? जी, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी पहल है, जो कि कर्मचारियों को और हमारे बेरोजगार को अच्छा रोजगार मिलेगा और ये अच्छी पहल है, सरकार की बहुत अच्छी पहल है। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने गठबंधन सरकार का, जो कि हमारे बेरोजगार युवा जो है, जो जिनके लिए इन्होंने रोजगार के लिए इन्होंने अच्छे सराहनीय कदम उठाए हुए हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत ही अच्छी पहल की है, जिससे युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी नौकरी, मतलब कि उनके बेरोजगारी के बहुत थी, जिससे अब उनके लिए बहुत ही रोजगार आया है और उन्हें बढ़िया रोजगार मिलने लगे हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। मनोहर सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस। तो हमारी हरियाणा सरकार है उसने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। जो हमारे उद्योगपति हैं उनको दिशा निर्देश दिया है खट्टर जी ने कि जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनके लिए नए रोजगार निकाले जाएं। ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई है उन्होंने। इससे हमारे नई युवा पीढ़ी को नए रोजगार मिलेंगे और उनकी उन्नति के अनुसार जैसे उनका शिक्षा पढ़ाई लिखाई है उसके अकॉर्डिंग उनको रोजगार मिलेगा। आंगनबाड़ी का कामकाज होगा स्मार्ट और आसान। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा स्मार्टफोन। युवाओं के साथ साथ मनोहर सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कामकाज के लिए स्मार्टफोन मिलेगा, जिससे आंगनबाड़ी के कामकाज भी स्मार्ट और आसान तरीके से होंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बच्चों का डेटा एकत्र करने और रिकॉर्ड मेंटेन रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। इसके साथ ही राज्य में 0 से 6 साल के बच्चों में कुपोषण को कम करने के लिए बच्चों के बॉडी मास इंडेक्स का आंकलन करने और इसे सप्ताह में 2 बार राज्य के नागरिक संसाधन सूचना विभाग की ओर से राज्य और केंद्र सरकार के भारत पोषण पोर्टल पर अपडेट करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अनाथ बच्चों की माता पिता बनेगी मनोहर सरकार। अनाथ बच्चों की पहचान कर बाल गृह भेजा जाएगा। प्रदेश की मनोहर सरकार ही अब अनाथ बच्चों की माता पिता बनेगी। इसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने राज्य में एकल बच्चों या अनाथ बच्चों की पहचान करने और उन्हें सरकार की ओर से स्थापित बाल देखभाल गृहों में पंजीकृत करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि करनाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने ऐसे बच्चों के बारे में विचार किया जिनके माता पिता का नाम पता नहीं है, जिसका कोई घर पता नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए हमने हरिहर नाम की योजना बनाई। हरिहर योजना के तहत 18 साल के बाद ऐसे बच्चों की 25 साल तक पूरी देखरेख सरकार करेगी। अगर बच्चा पढ़ाई करना चाहे उसको पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ना चाहे तो ग्रुप डी और सी योग्यता के हिसाब से उसको बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के नौकरी देंगे। 25 साल तक की गारंटी सरकार की है। 25 साल तक हम उसको पालेंगे, पोसेंगे। हमने पिछले साल ऐसे सब बच्चों के बारे में विचार किया जिनके माता पिता का नाम पता नहीं है, जिसका कोई घर पता नहीं है, जिसका कोई जाति पता नहीं है, जिसका लेकिन पाल पोस करके महिला और उस आश्रम में बाल गृह में हमने बड़े तो कर दिए। उनके आगे क्या होगा उसके लिए एक हरिहर नाम की योजना हमने बनाई है। हरिहर योजना 18 वर्ष के बाद ऐसे बच्चे का बच्ची का 25 साल तक पूरी देखरेख सरकार करेगी। पढ़ाई करना चाहे पढ़ाई में उसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाई करना चाहे तो ग्रुप डी और सी योग्यता के हिसाब से उनको बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी इंटरव्यू के, जैसे एक्स ग्रेशिया नौकरी दी जाती है, तुरंत उसको नौकरी देंगे। 25 साल तक की गारंटी हमारी रहेगी। 25 साल तक उसको हम पालेंगे, पोसेंगे। और योजना बन चुकी है। 2 बालकों को 18 वर्ष के बाद उनको इसकी नौकरी मिल चुकी है। अभी और तलाश की जा रही है। ऐसे सब बालकों की संख्या लगभग 12 बताई जा रही है। हम अगले आने वाले समय में ऐसे सब बालक, चाहे वो सरकारी बाल गृह में पढ़ते होंगे या फिर प्राइवेट में पढ़ते होंगे, लेकिन ये जो उनके वास्तव में कोई आगे पीछे का पता ही नहीं है, ऐसे सब बालकों को और हम नौकरी देंगे। और शादी होने तक
वो इस सुविधा का लाभ उठाएगा। 25 वर्ष तक उसकी शादी का प्रबंध भी हमारा डिपार्टमेंट महिला बाल विकास के जिम्मे लगा है कि उन्हें शादियां करा के परिवार बसाओ, एक मकान 2 कमरे का उनको मिल जाए, आगे अपना जीवन वो चलाएंगे। तो इन सबको अडॉप्ट करने का काम ये सरकार ने किया है। इस प्रकार के कोई भी काम दिव्यांगों का हो या कोई गरीब का हो, असहाय का हो, ये सब हम करेंगे। किसी भी नौजवान को, किसी बच्ची को, किसी नागरिक को लावारिस मत समझना। सबका जो है वारिस भगवान है, सहायक सरकार है। हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 6 से 18 साल के आयु वर्ग के नागरिकों की जन्म तिथि और आधार कार्ड के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों को उनके स्कूल के आसपास के नागरिकों का डेटा सत्यापन और अपडेट करने का कार्य सौंपा गया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का डेटा रखरखाव कर रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों की जरूरतों को समझना है और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। साथ ही प्रदेश भर में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र के पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके, ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके। चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये पांचों वर्ग जैसे मैंने बताया आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि भाई आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। आज के आवश्यकता के हिसाब से, आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है और उसी में हर विभाग का काम WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उस तकलीफ को दूर करने के लिए। तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना, ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है इसके माध्यम से करेंगे। काफी शुरू हो गया है, काफी आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है और हर वर्ग का ख्याल रखा जा रहा है। प्रदेश में कोई भी युवा बेरोजगार न रहे और बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिल सके, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश की जनता के हित में बड़े फैसले भी ले रहे हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।